दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के विज्ञान में हम लोग भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का गेस क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये आपका दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है। और इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो फिजिक्स में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो हम लोग पार्ट 1 वीडियो को देख चुके हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि कौन सा दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से, और उत्तल दर्पण से जो है ना वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है ना तो मुड़ जाती है किधर, अभिलंब के निकट, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, अभिलंब के निकट। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो दोस्तों फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है ना वो उत्तल लेंस का होता है या फिर उत्तल लेंस का होता है या फिर अवतल लेंस का होता है या फिर उत्तल दर्पण का होता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का होता है। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न क्या कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों साइड मिरर जो होता है वाहन के साइड में लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए आप सभी को पता होगा एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है आपका 10, यानी कि यहाँ पे आपसे वो क्या ज्ञात करना है, r ज्ञात करना है। तो r बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2f होता है, यानी कि हम लोग 2 को जो है ना फोकस दूरी से गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो बताइए यहाँ पे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होता है किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि किस लेंस के द्वारा जो है ना सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो दोस्तों परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो बराबर होता है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R। ये भी आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे कि परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या रहता है कि कोण I बराबर किसके बराबर, कोण I जो बराबर होता है कोण R के बराबर होता है। कहने का अर्थ है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है, काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है, इसीलिए क्योंकि वहां पे भूकंप है, वहां पे निर्वात है, वहां पे कुछ भी नहीं है, यानी कि हवा भी नहीं है। जब हवा नहीं है तो वहां पे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, इसकी वजह से चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को कैसा दिखता है, आकाश नीला प्रतीत होता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पे कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत, यानी कि व्हाइट लाइट। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि देखिए यहाँ पे कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के
सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है रेटिना द्वारा, फिर पुतली द्वारा, या फिर सिलेरी मांसपेशियों द्वारा, या फिर आइरिस के द्वारा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ना सिलेरी मांसपेशियों द्वारा जो होता है परिवर्तित होता है फोकस दूरी लेंस की। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, जो भी नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है ना, तो उस व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। आप लोग सोचते होंगे कि दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो नेत्र में दूर दृष्टि दोष होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष है। यानी कि यहाँ पे हमारा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे भी बतलाना है कि किस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना रेटिना के आगे बनता है, तो वहां पे निकट दृष्टि दोष में। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। यहाँ पे आपसे वो बतलाना है कि कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ना सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाल। और यहाँ पे जो है ना नीला यानी कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इंद्रधनुष का बनना जो है ना यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परिघटना पर आधारित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। आप लोग सोचते होंगे निकट दृष्टि दोष, ये सरासर गलत है। जिस भी व्यक्ति की आंख में निकट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है तो उस व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग हम लोग किसका करते हैं, उत्तल लेंस का करते हैं। दीर्घ दृष्टि का अर्थ होता है दूर दृष्टि के निवारण के लिए, इसके इलाज के लिए किस लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिए। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो प्रिज्म से प्रकाश की जो है ना वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है ना, क्या होता है, ओम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको पहले से कितना प्रश्न याद था। सारा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक एक प्रश्न को बढ़िया तरह से अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए, यहीं से आपका 100% प्रश्न रहेगा ही रहेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप सभी को पूछ रहा है W, ठीक है, क्या पूछ रहा है, W। तो यहाँ पे 12 वोल्ट है ना, तो 12 को आप लोग जो है ना 2 से गुणा कर दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 24। यहाँ पे 24 जूल हो जाएगा। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। यानी कि यहाँ पे 24 जूल हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 24 जूल। एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। बताइए यहाँ पे कि सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है ना, क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतम मांग पूछ रहा है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ना 0 और 2 के बीच जो है ना 20 विभाग है, तो इसका अधिकतम माप क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि आवेश का SI मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आवेश का जो SI मात्रक होता है ना, क्या होता है,
कूलम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें जो कण होते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों विद्युत का सुचालक यानी कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है ना अच्छा तरह से बहे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ग्रेफाइट। ये जो होता है ना, इससे क्या होता है? ग्रेफाइट से जो है करंट पास होता है, यानी कि यहाँ पे 27 का जो है ना डी राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लीजिए। यहीं से आपका 100% प्रश्न आएगा ही आएगा, यही इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है दोस्तों। विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है ना, फिलामेंट जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे 30 नंबर को ध्यानपूर्वक क्या करा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम लोग किस में जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, यानी कि श्रेणी क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है आप लोग का क्या होता है? R बराबर जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 होता है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि R1 का मान कितना है? 10 ओम है, तो यहाँ पे 10 ओम हो जाएगा, प्लस R2 का मान कितना है? 20 ओम है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 30 ओम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 30 ओम। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। यहाँ पे आपसे वो बतलाना है कि विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित है ना, वो किस पर होती है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि डायनमो के द्वारा बदला जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। डायनमो के द्वारा क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं डायनमो के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। यहाँ पे विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर के द्वारा जो बदला जाता है वो क्या बदला जाता है? विद्युत को यांत्रिक में बदला जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, किसके थ्रू से? इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू से, यानी कि विद्युत मोटर के थ्रू से। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको भी, कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे बतलाना है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात की जाती है ना, किसके द्वारा की जाती है? फॉलोबीम के वाम हस्त के नियम के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विद्युत परिपथ की लघुपतन अथवा अतिभारण के समय, यहाँ पे आपसे बतलाना है कि विद्युत परिपथ की लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट तथा अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या होता है? फ्यूज होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है? बताइए यहाँ पे चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच जो होता है ना, वो आपका क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रतिकर्षण। और चुंबक के विजातीय ध्रुव के बीच जो होता है ना, आकर्षण होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए यहाँ पे कि विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसमें है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों 1 किलो घंटा जो बराबर होता है ना, वो आपका 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसको आप लोग बढ़िया तरह से याद रखिए कि 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? काफी महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर
आखिरी तक जरूर देखिए। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कि विद्युत घंटी जो है ना किस प्रभाव पर कार्य करती है। दोस्तों विद्युत घंटी जो कार्य करती है वो आपका चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। अब चले देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। बताइए यहाँ पे कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, यानी कि पहले के जमाने में जो है ना उसमें ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था, घास था या फिर लकड़ी था या फिर पवन था या फिर बहता जल था। बताइए यहाँ पे 41 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लकड़ी था। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। बताइए यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार की, बताइए यहाँ पे गोबर गैस जो है ना एक प्रकार की क्या होता है, प्राकृतिक गैस होता है या फिर बायोगैस होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बायोगैस। गोबर गैस एक प्रकार का क्या होता है, बायोगैस होता है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका क्या होता है, सौर ऊर्जा होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा एक प्रकार का क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। बताइए यहाँ पे कि जैव गैस जो है ना एक उत्तम ईंधन है, लेकिन इसमें मीथेन गैस जो है ना कितना परसेंटेज पाई जाती है, तो 75%, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 75%। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होगा ना जीवाश्म ईंधन होगा। ये जो है ना कभी समाप्त होना ही है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इनके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये तीनों क्या होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होते हैं। ये जो है ना कभी समाप्त नहीं होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बताइए यहाँ पे कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर सेल के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सौर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक उत्तम ईंधन है। बताइए यहाँ पे कि एक उत्तम ईंधन जो होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, जैव गैस होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैव गैस। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बताइए यहाँ पे कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, यानी कि यूपी में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा है। यहाँ पे आपसे बतलाना है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्या होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनवीकरणीय स्रोत। आपको क्वेश्चन जो है ना उल्टा पुल्टा पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही पूछता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, और जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का होमवर्क प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। ये प्रश्न आप सभी को 100% सभी को पता होगा। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, इसका जवाब जो है ना आप सभी को कमेंट में कमेंट करना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। डायप्टर होगा या फिर ल्यूमेन होगा या फिर लक्स होगा या फिर एंगस्ट्रम होगा। तो बताइए यहाँ पे कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, इसका जो है ना कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। ये आपका होमवर्क प्रश्न है, तो जल्दी से जाइए और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो है ना अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।